अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम अपने लास्ट पार्ट में जिसमें हम सर्जिकल इन्फेक्शन के टाइप्स पढ़े थे माइनर और मेजर। इनका हमने देख लिया कि इनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अच्छा, माइनर और मेजर को बेसिकली आप क्या करते हैं, स्कोरिंग सिस्टम आपके पास प्रोवाइड किया हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी आप उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें आपके पास 2 तरह के क्राइटेरिया, एक एसेप्टिक और दूसरा साउथैम्प्टन। अच्छा, साउथैम्प्टन आपके पास क्या है, ये जैसे आपको सिवियरिटी बताएगा कि उसमें इरादमा कितना है, ठीक है, रेडनेस है, मतलब ये बेसिकली आपको क्या बताएगा, वुंड कंडीशन बताएगा, ठीक है, कि जैसे इरादमा है, ठीक है, किस किस जगह पे हीलिंग कैसी हो रही है, ब्रूजिंग है कितनी है, ठीक है, पस वगैरह आ रही है नहीं, अगर पस आ रही है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेड 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे भी डिपेंड करता है, पस एक पॉइंट पे है, पस पूरे वुंड के साथ है, ठीक है। लेकिन जो आपका जो एसेप्सिस क्राइटेरिया है, ये आपके पास क्या है, मतलब जो एसेप्टिक वुंड स्कोर है, ये आपको पोस्ट ऑफ सर्विलेंस के लिए हेल्प करता है। ये आप देखते हैं, लाइक बेसिकली पोस्ट ऑफ आप क्या देखते हैं, 5 से 7 डेज तक देखते हैं, ठीक है, यानी कि बेसिकली विद इन फर्स्ट वीक कि आपका वुंड सही हील हो रहा है या नहीं, सेटिस्फैक्ट्री हीलिंग है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री हीलिंग में आपके पास अप्रोक्स 0 to 10 तक आपके पास स्कोर आ रहा होता है, ठीक है। और जितने हीलिंग सही नहीं होगी उतना ज्यादा स्कोर उसका बढ़ता जाएगा, सही है? अच्छा, अब इसमें आपके पास है लोकलाइज इन्फेक्शन है, कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन हैं, ठीक है। लोकलाइज इन्फेक्शन की बात किया तो इसमें आपके पास सबसे पहला क्या है, एप्सिस। एप्सिस को बेसिकली आप क्या कहते हो, कलेक्शन ऑफ पस, ठीक है। अच्छा, इस बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ को मैंने चार्ट फॉर्म में बना दिया, बेसिकली हेडिंग्स बना दिए ताकि आपके पढ़ने के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, एप्सिस का अगर देखा है तो इसका हमने क्या कहा, कलेक्शन ऑफ पस इन टिश्यू अकम्पनीड बाय क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। इसको आप ऑल्सो दो और में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको अगर एक्यूट एप्सिस का बोलोगे तो इसमें आपके पास क्या है, पस का आपने बोला, ठीक है, लाइम बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू अगर ये क्रॉनिक है, ठीक है, और अगर ये एक्यूट है, और यही अगर आप क्रॉनिक की बात करोगे तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, लाइम बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड फाइब्रोसिस। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्रॉनिक कंडीशन बन जाएगी, सही। अच्छा, पस का अगर देखा है तो इसका अगर एप्सिस को हमने कहा था कि इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस आते हैं, तो ये आपके पास क्या है, केलर, रिवर, डॉलर, ट्यूमर, फंक्शनल लाइसा, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी इसके पास क्या है कि बेसिकली जब भी आपका कोई वुंड पंक्चर होगा, ठीक है, जिसको आपने नहीं सही किया तो उसमें आपकी क्या होने लग जाएगी, पस जमा होने लग जाएगी, सही। जैसे अगर आपने कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया है, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या हुआ, बेसिकली आपका बैक्टीरियमिया हो गया ना, क्यों, क्योंकि आपका मेटास्टेटिक स्प्रेड हो गया इसमें, वुंड के जरिए आपका जो है इन्फेक्शन फैल गया सारा, सही है। जैसे आपके पास अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके वुंड में आ सकता है, तो ये क्या, स्ट्रेप ओरियस आ सकता है, जैसे तो ये स्ट्रेप ओरियस आपके पास क्या करा देगा, टिश्यू नेक्रोसिस और सप्यूरेशन, यानी कि आपके पास पस फॉर्म करवा देगा, सही। अच्छा, पस में आपके पास क्या-क्या चीज़ होती है? डेड न्यूट्रोफिल होंगे, डाइंग डेड न्यूट्रोफिल, डेड टिश्यू होगा आपके पास, और जो बैक्टीरिया था उसका टॉक्सिन होगा, सही। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हम पढ़ चुके हैं कि इस पस में क्या आएगा, वही आपके पास एक्सुडेट, एडिमा, एडाइटमा, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे, तो वही आपके पास इन्फ्लेमेटरी साइंस ले आएंगे, ये सही। अच्छा, कौन-कौन से सेल्स आपके पास इस ग्रेनुलेशन टिश्यू में होते हैं? तो आपके पास क्या है, मैक्रोफेज, फिब्रोब्लास्ट, आपकी न्यू वेसल जो प्रोलिफरेट करती हैं वो भी आ जाएंगी इसमें, ठीक है। अब इन न्यू वेसल प्रोलिफरेशन से क्या होगा कि आपके पास कोलेजन डिपोजिशन होगी, ठीक है। कोलेजन डिपोजिशन होगी, अगर आपने उसको ड्रेन नहीं किया, अभी पस वगैरह मतलब इतना कुछ डिस्चार्ज वगैरह आने लग गया ना, इसमें सारे सेल्स वगैरह आ गए, अगर आपने अभी इसको ड्रेन नहीं किया इस डिस्चार्ज को, तो ये आपके पास क्रॉनिक एसिड बना लेगा, जो अभी हमने बात की थी, ठीक है। फिर आपके पास अगर आपने इसको पार्शली स्टेरिलाइज किया, यानी कि आपने इसको जो है थोड़ा बहुत ठीक किया, यानी कि आपने वही बेसिकली थोड़ी वो एंटीबायोटिक ली, थोड़ा टाइम नहीं ली, तो उससे आपके पास क्या हो जाएगा, एक एंटीबायोमा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके स्प्रेड या प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इसमें आपके पास क्या होता है, हाइपर ऑस्मोलर मटेरियल होता है, ठीक है। ये हाइपर ऑस्मोलर मटेरियल अगर इसके अंदर है इस इन्फेक्शन में, तो वो क्या करेगा, सारा फ्लूइड अपने अंदर लेके आएगा, ठीक है, ड्रॉज इन फ्लूइड। तो उसकी वजह से क्या होगा, मजीद प्रेशर बढ़ेगा, बहुत सारा फ्लूइड हो जाएगा, तो बंदे को पेन भी बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। अच्छा, ये कैसे स्प्रेड करता है कि जो भी आपका ट्रेड था, ठीक है, इसको जहां जहां रास्ता अपना मिलता जाएगा उस एरिया में जाता जाएगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे ये नहीं जाएगा, ठीक है। इस एरिया के जरिए क्या करेगा, आपकी स्किन के ऊपर आ जाएगा ये सारा, ठीक है, पॉइंट टुवर्ड द स्किन। अच्छा, फिर आपका ये बेसिकली क्या बन जाएगा, वुंड एब्सिस बन जाएगा। वुंड एब्सिस क्या करता है, ये जो है आपके पास डिस्चार्ज करता है, ठीक है, आफ्टर द सर्जरी। टिपिकली कहते हैं कि 7 to 10 डेज जब आप सर्जरी परफॉर्म कर लो उसके बाद ही आता है, ठीक है, वुंड डिस्चार्ज करने लग जाता है। और ज्यादातर यही होता है कि जब आप जिस तरह सर्जरी कोई करवा के गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही वो जो जिस एरिया पे समझो आपका कट लगा हुआ होगा या जो आपने स्टूचर वगैरह लगाए होंगे, तो उसमें होता है कि अक्सर जो है 75% ऐसे साइड जो बेसिकली सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होते हैं वो आपके पोस्ट हॉस्पिटल डिस्चार्ज होते हैं। मैनेजमेंट में जाहिर सी बात है, एप्सी से आपके पास क्या करेंगे, आप उसको ड्रेन कर लेंगे, ठीक है। ये इसका मेन प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। फिर एप्सिस कैविटी को आप क्लीन करेंगे, ठीक है, ताकि है ना वो सेकेंडरी इंटेंशन के जरिए बेसिकली हील हो जाए। हमने पढ़ा था ना कि जब जब आपके पास वुंड बहुत ज्यादा
खराब होता है तो आप उसको क्या कर देते हैं कि आप उसको सेकेंडरी इंटेंशन से हील कर देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक की इतनी जरूरत नहीं होती अगर आपने कैविटी को ओपन रख दिया, उसको ड्रेन होने दिया खुद ब खुद, ठीक है। फिर जब आपने उसको क्लोज कर दिया ताकि वो अच्छा मतलब ठीक हो जाए मजीद, तो फिर आप जो है एंटीबायोटिक उसको देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस बताएं, जैसे पेरी एनल है, पाइलोनिडल है, ठीक है, या स्मॉल ब्रेस्ट एक्सेस है। पेरी एनल में क्या है कि इसको आप जो है बेसिकली कट कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर जो है इसमें आपने जब इसकी वॉल्स को हटा दिया तो इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्किन को क्लोज कर देंगे और एंटीबायोटिक दे देंगे। एंड आपके पास क्या है, पायलोनिडल है। पायलोनिडल क्या होता है, बेसिकली अक्सर कहते हैं कि ये जो आपका बटक एरिया होता है ना, उसमें आपके पास जैसा बीच में, ठीक है, जो आपके पास बेसिकली दो फ्लैप मिडल होते हैं, वहां पे अक्सर होता है। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास हेयर्स भी होंगे और स्किन डेब्री भी होते हैं, ठीक है। तो इसके कहते हैं कि भाई रिकरेंस के चांस ज्यादा होते हैं। फिर इसी तरह आपके पास स्मॉल ब्रेस्ट एब्सिस आते हैं, ठीक है। तो इनका भी यही है कि आप इनको नीडल एस्पायरेशन से मैनेज कर सकते हैं और एंटीबायोटिक्स लेटर ऑन इसमें भी आप दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी एब्सिस की कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि वो क्रोनिक एब्सिस बन जाएगा, ठीक है, जिसमें आपके पास बेसिकली आपको एब्सिस की परसिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो ये क्या कर लेगा, साइनस या फिस्टुला बना लेगा, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई चीज क्रोनिक होती है तो उसमें आपके पास क्या होगा, लिम्फोसाइट भी होंगे, प्लाज्मा सेल भी होंगे, ठीक है। और इसमें आपके पास कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है लेटर ऑन, ठीक है। और कॉमनली जो आप ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो आपके पास क्रोनिक एब्सिस करवाते हैं वो क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम, दूसरा आपके पास क्या आता है, एक्टिनोमाइसिस, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास बताया कि कुछ डीप कैविटीज में भी जो है आपके पास क्या बन सकते हैं, एब्सिस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास क्या होगी, आपकी प्लूरा है, आपकी पेरिटोनियम है, ठीक है, लेकिन इनको आप डायग्नोज करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। और ज्यादा उससे अच्छा मेथड क्या है कि आप क्या करवा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें, सीटी करा लें, एमआरआई करा लें, क्योंकि एक्सरे भी इतने ज्यादा आपके हेल्पफुल नहीं होते, ठीक है। फिर आप जो है इसके लिए और क्या करा सकते हैं, आइसोटोप लेवल वाइट सेल्स स्कैन्स करा सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेशल केसेस का देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, पेरी एनास्मोटिक कंटामिनेशन, ठीक है। अगर आप एब्डोमेन की बात करते हैं ना, जब जब तो उसमें यही होता है कि आपके पास अगर एब्सिस बनता है तो ज्यादातर वो किस वजह से होता है, इसी एनास्मोटिक लीकेज की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास है सेरेलाइटिस एंड निम्फेंजाइटिस, ठीक है। सेरेलाइटिस को कहा जाता है कि ये आपके पास क्या है, नॉन सप्यूरेटिव इन्वेजिव इन्फेक्शन ऑफ टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस जगह पे, बस आपको एक रेडनेस रेडनेस नजर आ रही होगी, ठीक है। इसमें यूजुअली ये होता है कि कोई भी मतलब सर्जरी वगैरह हुई, ठीक है, उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म ने इन्वेट किया। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आ सकते हैं आपके पास, जैसे पीटा इमोटी, स्ट्रेप्टोकोकाई या स्टेप्टोकोकाई, जैसे ये स्ट्रेप्टोकोकाई का सेलुलाइटिस है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होते हैं, सिस्टेमिक साइंस आपके पास कब आएंगे, जब टॉक्सीमिया बेसिकली इसको हम कहते हैं ना, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होगा, चिल्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, ठीक है, और राइगर हो सकता है, सही है। तो मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, शुरू में जो भी हमने पढ़ा था एप्सिस वगैरह से, ठीक है, कि वो लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। इसका इतना नहीं है कि लोकलाइज्ड का नहीं पता, इसका कोई स्पेसिफिक निडस नहीं हमें पता होता, सही है। और बाकी इसमें जो है टॉक्सीमिया और ये सिस्टेमिक साइंस भी आ रहे होते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, आप देते हैं इसमें बेंजाइल पेनिसिलिन या फिर फ्लूऑक्सासिलिन, ठीक है। बेंजाइल पेनिसिलिन या फ्लूऑक्सासिलिन देते हैं, ये आप देते हैं इनको एज ए आईवी एंटीबायोटिक्स। बाकी वही आप इसके लिए भी बिना क्या ब्लड कल्चर करवा लेंगे, माइक्रोस्कोपी करा लेंगे, ठीक है। और यूजुअली इसमें कहते हैं कि कल्चर नेगेटिव आते हैं इसमें। फिर आपके पास आता है लिम्फेंजाइटिस, ठीक है। लिम्फेंजाइटिस का क्या है कि इसमें आपके पास बैक्टीरिया कहाँ पे होगा, आपकी लिम्फेटिक वेजल्स में होगा, ठीक है। ये भी इसका भी प्रोसेस वही सेम है। इसमें बस आपके पास क्या होती है, एक रेड स्ट्रीक बन जाती है। जब भी आपके पास लाइन है रेड स्ट्रीक का, तो आप इसको इजी लिम्फेंजाइटिस लिख सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके लिम्फ नोड क्या हो जाएंगे, पेनफुल हो जाएंगे। तो अगर दोनों की बात की जाए तो ये दोनों आपके पास क्या है, दोनों में पस नहीं है, दोनों नॉन सप्यूरेटिव हैं, ठीक है। दोनों पोरली लोकलाइज है, कि कोई एक निडस नहीं होता इनका। हाँ, ब्लड कल्चर इनके ओपन क्या होते हैं, हमने जैसे बात की नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ऑर्गेनिज्म आता है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम में आपके पास क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंचिस है और क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई। परफ्रेंचिस की अगर बात की जाए तो ये भी आपके, ये क्या है, आपके पास ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, एनएरोब है। और ये यूजुअली कहते हैं कि ये आपके पास किससे रिलेटेड होता है, वही ट्रॉमा सर्जरी हो गई आपकी, या फिर कोई मिलिट्री वगैरह होगी, ठीक है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होंगे, डायबिटिक होंगे, या जिनको कोई मिलिग्नेंट डिजीज होगी, उनमें इसकी होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, मिलिट्री वुंड्स को कहा जाता है कि ये इसके लिए आइडियल होते हैं कि आपकी जैसे ही कोई मिसाइल वगैरह या कोई भी बुलेट जो होगी आपकी इसको क्रॉस करके जाएगी स्किन को, तो वो आपका डैमेज करवा देगी टिश्यू का, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सकिंग एंट्री वुंड से होता है ये, ठीक है। अगर इसकी उसकी बात की जाए, ट्रांसमिशन की बात की जाए, ठीक है, क्योंकि इजीली कैविटी बन जाएगी ना उसमें। फिर ये क्या करेगा, जैसे ये बुलेट आ रही है, ठीक है, ये आपकी क्या करेगी, जैसे ही स्किन के अंदर जाएगी तो उसमें आकर अगर जो आपने कोई क्लथिंग वगैरह ली होगी वो भी अगर कंटामिनेटेड है, वो सब कुछ सारा, और फिर जो है आपके पास जो स्किन के अंदर जिस जगह पे ये गई, तो वो स्किन सारी वो क्या करा दिया, तो डीवेस्कुलर टिश्यू वगैरह ये सब आपका एक जगह पे जमा हो जाएगा। अच्छा, इसका कहा जाता है कि यूजुअली जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ कहाँ पे होगा, अगर इसकी साइट पूछें या एरिया पूछें कहाँ पे होगा,
तो ये कहते हैं कि ये आपके पास होता है सॉइल में, ठीक है, तभी इसको हमने कहा मिलिट्री वुंड्स हो गया, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा ये, ठीक है, और जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का कहते हैं सही। अच्छा, इसमें कहते हैं कि ये आपके पास बनाता है एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन बनाता है ये बैक्टीरिया आपके पास, ठीक है। बेसिकली अल्फा टॉक्सिन होता है वो आपका, वो अल्फा टॉक्सिन क्या करेगा आपके पास लेसिथिनेस एंजाइम बनाएगा, और ये लेसिथिनेस एंजाइम क्या करेगा आपके आरबीसी को और आपके व्हाइट ब्लड सेल सबको डैमेज करेगा। तो ये इसकी क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी थी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, इसमें आपके पास और एक दो और टॉक्सिन भी होते हैं, जैसे आपका एक आता है फी टॉक्सिन, ठीक है, या फिर आपके पास आता है कापा टॉक्सिन, ठीक है। फी टॉक्सिन का क्या कहा जाता है कि ये आपके पास मायोकार्डियल सप्रेशन कराता है, ठीक है, और कापा का कहा जाता है कि ये आपके पास कनेक्टिव टिश्यू और आपके ब्लड वेसल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर देखा जाए तो इस ऑर्गेनिज्म का क्या है कि ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, लेस देन 24 आवर्स, सही है? और 1 आवर से लेके 6 वीक तक भी ये जा सकता है। और साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो वो एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन होगा, ठीक है। लिम्ब स्वेल कर जाएंगे इसमें आपके पास, सही है। वोन में क्या आ जाएगा, सीरो सेंकिनस एक्सुडेट आने लग जाएगा, सही है, बेसिकली इसका डिस्चार्ज होता है। फिर इसमें कहते हैं कि एक सिकली ऑडोर बेसिकली सिकली ऑडोर आ रही होती है, सिकली स्वीट ऑडोर से हम कहते हैं, सिकली स्वीट ऑडोर, ठीक है। और फिर आपके पास सॉफ्ट टिश्यू रेपिटस होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास क्या बनती है, गैस बनती है, गैस प्रोडक्शन होती है इसलिए, ठीक है। फिर आपके पास फीवर होगा, पायरेक्सिया है, टैकीकार्डिया है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर आपके पास बेसिकली चेंज होने लग जाएगा, सही है। डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो डायग्नोसिस में आपके पास क्या है कि बेसिकली आप वही हिस्ट्री और क्लिनिकल फीचर देखते हैं, बाकी इसमें आपके पास क्या हुई होगी, मायोनेक्रोसिस हुई हुई होगी, ठीक है, मसल नेक्रोस्ड होंगे आपके पास। ग्राम स्टेन पे आपके पास वो जो आपका एक्सुडेट होगा उसमें आपके पास क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई हो जाएगा, नजर आने लग जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है इन लोगों में, रीनल फेलियर की तरफ जा सकते हैं ये लोग, और बाकी आप इसमें रेडियोग्राफ करा सकते हैं, सही। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, आप इसे क्या करते हैं, आईसीयू में इन पेशेंट्स को एडमिट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट, ठीक है। आईसीयू में एडमिट करेंगे, फिर वही आप इनकी जो है वोन डिब्राइटमेंट करेंगे, आप इनको जो है पेनिसिलिन कवर देंगे हाई डोज में, ठीक है। फिर जो एरिया जिस जगह वो आपका गैंग्रीन बन गया था उसको आप क्या कर देंगे, एम्पुटेशन कर देंगे उस एरिया की, सही है। फिर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन आप यूज करते हैं, कहते हैं कि आप यूज कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ये कंट्रोवर्शियल है इसका यूज। अगला हमारे पास क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई को भी हम, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था तो इसको मैं थोड़ा चार्ट में कर दिया, ठीक है। इसका क्या है, बैक्टीरिया का बोला जाए तो ये भी वही स्पोर फॉर्मिंग है, जैसे वो स्पोर फॉर्म करना था, ये भी ग्राम पॉजिटिव है जैसे आपका क्लोस्ट्रीडियम परफरेंसिस था, ठीक है। और ये भी आपके पास क्या है, एनारोबिक, एनारोबिक बेसिकली, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात की है तो वही आपके वुंड्स वगैरह में आता है, ये इम्प्लांट होता है, ठीक है। बाकी ये सॉइल वगैरह से आ सकता है, ठीक है। ये भी आपके पास मिलिट्री वुंड्स में कॉमन है। अगर इसके टॉक्सिन की बात की जाए कि किस वजह से होता है, पैथोफिजियो क्या है, तो आपके पास ये रिलीज करते हैं टेटनोस्पाज्मिन, ये भी एक्सोटॉक्सिन आता है, ठीक है। और ये किसको अफेक्ट करेगा, आपके मायोन्यूरल जंक्शन को, एंटीयर हॉर्न ऑफ मोटर न्यूरॉन्स को इन द स्पाइनल कॉर्ड, सही है। इसके सिम्टम क्या आएंगे, आपके पास शॉर्ट प्रोड्रोमल पीरियड है, लॉन्ग प्रोड्रोमल पीरियड है। शॉर्ट की बात की जाए तो इसमें आपके पास क्या है, फेशियल स्पाज्म होगा, जनरलाइज स्पाज्म भी हो सकता है, ऑफिस्टोटोनस, ठीक है। बेसिकली ऑफिस्टोटोनस क्या होता है, पूरी आपकी बॉडी क्या हो जाती है, आर्च्ड हो जाती है, ठीक है। रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वही आपके पास जो है स्पाज्म में चला जाएगा, बलबार बेसिकली। और बंदा डेथ में भी जा सकता है, जैसे रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो गई। वही अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का पूछा जाए तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग प्रोड्रोमल अगर पीरियड है तो ये क्या होती है, फॉर्म माइल्ड होती है, ठीक है। पुअर प्रोग्नोसिस किसकी है, शॉर्ट प्रोड्रोमल अगर पीरियड है यानी जल्दी से इफेक्ट आया तो जाहिर सी बात है वो पुअर प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है। वो उनकी प्रेजेंटेशन क्या है कि इसमें भी आपके पास सेलुलाइटिस होगा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रॉड आपको एक्सुडेट में मिलेगा, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रॉड। फिर इसके अगर प्रोफाइलैसिस हो तो हम क्या देते हैं, प्रोफाइलैसिस में टेटनस टॉक्सोइड आप दे सकते हैं, 3 डोजेज देते हैं, ठीक है, 5 ईयर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एवरी 5 ईयर पे आपको क्या लग जाएगा, बूस्टर लग जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट की यही है कि अगर आपके पास माइनर वुंड है तो आप उसको डिब्राइड कर लें, बेंजाइल पेनिसिलिन दे दें, ठीक है। रिलैक्सेंट दे सकते हैं, बाकी वेंटिलेशन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है, बिल्कुल ही रेस्पिरेटरी अरेस्ट में अगर बंदा है तो जैसे आप वेंटिलेशन देंगे उसको, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं, एंटी टॉक्सिन आपके पास ट्रीटमेंट में आती है, ठीक है। और फिर एट रिस्क वुंड क्या होते हैं, जो लेट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, डीवाइटलाइज टिश्यू होते हैं, वुंड सॉइलिंग हुई हुई होती है, ठीक है। वैक्सीनेशन का अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन में क्या है कि ओपन ट्रोमेटिक वुंड के लिए आप क्या करते हैं, जिनको अगर प्रायर इम्यूनाइज नहीं किया हुआ तो उनमें आप 3 डोज कोर्स करते हैं विद बेंजाइल पेनिसिलिन। बाकी यही है कि एंटी टॉक्सिन आप दे सकते हैं, इस पे आपके पास क्या है कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये भी आपके पास टॉक्सिसिटी करवा सकता है कभी, या एलर्जी रिस्क आता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आता है साइनर्जेस्टिक स्प्रेडिंग गैंग्रीन, बेसिकली इसको आप क्या कहते हैं, नेक्रोटाइजिंग फिशियाटिस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये किससे होगा, आपके पास डिफरेंट बैक्टीरिया आते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कॉलीफॉर्म है, स्टेफ्लोकोकाई है, बैक्टीरियोसिस
है, फिर आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाई है या पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह, सही है। अच्छा, ऑफिन ये क्या होते हैं, ये एरोबिक होते हैं। क्लोस्ट्रीडिया क्या थे, वो एनएरोबिक थे। ये सब क्या है, एरोबिक होते हैं अक्सर, ठीक है। अब फिर ये अलाउ करते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया को कि वो थ्राइव कर सके, क्योंकि ये क्या करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ने लिविंग टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया इजीली वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, दो चीजें बताई हुई हैं। एक है मेलेनाइज साइनर्जिस्टिक गैंग्रीन, ठीक है, और दूसरा क्या है, फोरनियर गैंग्रीन, ठीक है। मेलेनाइज आप कब कहेंगे, जब आपके पास एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो रहा होगा, एब्डोमिनल वॉल का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास कहाँ पे गैंग्रीन हो रही हो, बेसिकली स्क्रॉटल इन्फेक्शन हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, फॉरेनियर गैंग्रीन, ठीक है। ये आपके पास फॉरेनियर गैंग्रीन है। अच्छा, पर्सन इसमें हमेशा क्या होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, जाहिर सी बात है, तभी इसको इन्फेक्शन होगा। और इसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज किस कंडीशन में हो सकता है, अक्सर डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं, ठीक है। बाकी वही आपके पास सिवियरिटी होगी तो आपके पास पेन होगा, स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन के साइन होंगे, कैपिलर इसमें भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि क्लोस्ट्रीडिया भी आ जाए ना, तो अगर प्रेफरेंसेस वगैरह आ गए तो वो भी आपके पास भी गैस वगैरह बनवा सकते हैं ना, क्योंकि क्लोस्ट्रीडिया एनारोबिक और एरोबिक ने उनको जगह दी थी आने की, इसलिए, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपके पास गैंग्रीन स्प्रेड अक्सर क्या हमेशा क्या होता है, सब डर्मल होता है, ठीक है। सब डर्मल स्प्रेड ऑफ गैंग्रीन ऑलवेज जब भी होगा, ये क्या होगा, ज्यादा वो होगा, क्या नाम है, बेसिकली एक्सटेंसिव होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है, और फिर बहुत ज्यादा मतलब वही फ्लूइड थेरेपी वगैरह सर्कुलेटरी सपोर्ट बहुत ज्यादा देंगे इन लोगों को आप, ठीक है। और वोंड है तो उसको आप डिब्राइड कर दें। अच्छा, अब आपके पास क्या है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन में क्या है, बैक्टीरियमिया, ठीक है। बैक्टीरियमिया कब आपके पास होता है, जब आपके पास क्या हो, डीप स्पेस इन्फेक्शन हो, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। जैसे वह सुपरफिशियल होगा तो वो खुद ब खुद आपने ट्रीट कर दिया होगा, उसको आपने ड्रेन कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास डीप होगा तो वो आपके पास क्या करा सकता है, बैक्टीरियमिया। जैसे डीप कब होता है, जैसे हमने बात की थी इंटेस्टाइन एनास्मोटिक, वो जो होते हैं एनास्मोसिस जब आप करते हैं तब हो सकता है ये, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, बेसिकली आपके पास तब भी हो सकता है जब आपने कोई कैथेटर वगैरह डाला हो, ठीक है। कैथेटर ज्यादा देर के लिए अंदर रह गया तो आपके पास क्या करा दिया, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करा दिया, बैक्टीरिया वहाँ पे कॉलोनाइज करने लग जाएंगे, ठीक है। या आपके पास कोई प्रोस्थेसिस वगैरह डाली है आपने, लाइक बेसिकली इम्प्लांट किए, तब हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, क्या क्या उसमें ये हिमेटोजेनिस स्प्रेड के जरिए होगा, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव एरोब्स यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रीडिया ग्राम पॉजिटिव थे, फिर हमने और वो एनएरोबिक थे। फिर हमने बात की थी बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जो आपका नेगेटिव रेजिडेंट फेशियाटर्स के पास आए थे, वो सारे क्या थे, एरोबिक थे, ठीक है। और जो अब आपके पास बैक्टीरियमिया करवा रहे हैं, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ज्यादातर, बाकी भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें आपके बाद दोबारा वही सर्स सिंड्रोम बताया हुआ है, ठीक है। सर्स सिंड्रोम हम ऑलरेडी ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें बस सर्स का जो आपके पास बेसिकली वो दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया है, वो देख लें कि सर्स सिंड्रोम क्या है आपके पास, यानी कि सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, कि जब आपके पास क्या हो, दो चीजें हो रही हो, या आपका क्या हो, हाइपरथर्मिया हो, टेकिकार्डिया हो, या व्हाइट सेल काउंट आपके पास कितना हो, मोर देन 12, ठीक है। इन तीन चीजों में से कोई भी अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप इसको क्या कहते हैं कि ये सर्च सिंड्रोम है। और सेप्सिस क्या होता है, जब आपके पास इन तीन चीजों में से कोई दो चीजें यानी सर्च सिंड्रोम हो विद आपके पास कोई इन्फेक्शन का बेसिकली डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन हो, कोई निडस हो आपके पास, ठीक है। और सिवियर सेप्सिस या सेप्सिस सिंड्रोम कब होगा, जब आपके पास सेप्सिस एविडेंस हो, ठीक है। बेसिकली आपका टेम्परेचर चेंज, आपका हार्ट में बेसिकली टेकिकार्डिया हो जाना, ठीक है, विद कोई इन्फेक्शन का चलना, ठीक है। ये दो चीजें विद कोई इन्फेक्शन हो और साथ साथ कोई ऑर्गन डैमेज हो, ठीक है। वन और मोर ऑर्गन फेलियर आ रहा है आपके पास, जैसे रिस्पिरेटरी हो, कार्डियक हो, कुछ भी हो, ठीक है, या रीनल हो, या हेपेटिक, या फिर कोगुलेशन सिस्टम में मसला हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सिवियर सेप्सिस या फिर सेप्सिस सिंड्रोम, ठीक है। तो ऐसे चाहे आपके पास क्या हुआ, एन इन्फेक्टेड वुंड या डीप वुंड ऑर्गन स्पेस इन्फेक्शन, ठीक है। और सर्च क्या हुआ, बेसिकली आपका बॉडी का रिस्पॉन्स आया उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है। मोड्स क्या है कि अब आपका जो सर्च था उसने जो सिस्टेमिकली जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया, वो आपके पास क्या है, मोड्स, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन फेलियर आपके पास क्या है, ये आपके मोड्स का एंड स्टेज है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें आपके पास क्या है, हेपेटाइटिस है, HIV है। हेपेटाइटिस का क्या है कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है ज्यादातर इन्हीं का रिस्क होता है ना, कि ये आपके पास क्या करवाते हैं, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन करवाते हैं, सही है? जैसे निडल पिन, निडल जो आपके पास निडल स्टिक इंजरीज है, इनसे हो सकता है। हेप बी की अगर बात की जाए तो ये आपके पास क्या है, वैक्सीन इफेक्टिव है, ठीक है। और हेप सी की आपकी बात की जाए तो ये ज्यादातर जो अगर क्रोनिक की बात की जाए तो ये आपके पास हेप सी से होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास इजी लिवर डैमेज वगैरह करा सकता है। लेकिन हेप सी को आप इंटरफेरोन अल्फा से और राइबाविरिन से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह HIV की बात की जाए तो HIV क्या है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये आपके पास कैसे ट्रांसमिट होगा, वही बॉडी फ्लूइड है या फिर आपके पास ब्लड वगैरह, जैसे आप कहते हैं खासकर, वो आपके पास HIV ट्रांसमिट करा सकते हैं। ये क्या है, रेट्रो वायरस है, ठीक है। और ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होती है, इसमें आपके पास IV ड्रग वगैरह से हो सकता है, नीडल स्टिक इंजरी से भी
ज़्यादातर ये होता है, ठीक है? इसका हमें पता है कि यही आपके CD4 सेल्स को अफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? जो आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपके पास क्या आ जाएँगे मैक्रोफेजेस और जो आपकी जो गाल्ट है वो भी अफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है? जो आपके गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं बेसिकली, ठीक है? तो इसमें आपका ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और जिन-जिन ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है वो कौन-कौन से हैं? एक आपके पास न्यूमोसिस्टिक कैनी निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस, साइटोमेगालोवायरस और नियोप्लाज़्म का अक्सर आपके पास BCG आता है। तो ये नियोप्लाज़्म आपके पास कौन-कौन से होते हैं? कापोसी सार्कोमा और लिम्फोमा, ठीक है? 3 आपके पास इन्फेक्शन होगा ऑपर्चुनिस्टिक और 2 नियोप्लाज़्म, ठीक है? एचआईवी में कहते हैं कि अर्ली स्टेजेस में आपके पास क्या हो सकते हैं? फ्लू लाइक सिम्पटम आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब सीरो कन्वर्जन होती है तब पेशेंट क्या होता है? ज़्यादा रिस्क पे होता है एचआईवी के ट्रांसमिशन पे, सीरो कन्वर्जन के दौरान, ठीक है? तो फिर इसी फेज़ में आपके पास क्या है कि जब आप हार्ट थेरेपी देंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या कर देगी? इन्हिबिट कर देगी उसके किसको? उसके एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ को और प्रोटीएसिस को, ठीक है? जो उसके मेन बेसिकली मैकेनिज़्म है जिससे वो सब ट्रांसमिट करता है या प्रोग्रेस करता है, ठीक है? अच्छा फिर कहते हैं कि आप जो ड्रग्स देते हैं, ठीक है? वो इसको एक हार्ट थेरेपी है बेसिकली वो आपके वायरस को सप्रेस करता है लेकिन कंप्लीटली ट्रीट तो नहीं करता, कंप्लीटली तो क्लियर नहीं कर सकता उसको बॉडी से। इसलिए कहते हैं कि विदिन 2 ईयर इन पर्सन्स में एड्स होने के चांसेस होते हैं 25 टू 35% पेशेंट्स में। अच्छा, अब इसमें क्या बताया हुआ है कि भई ये जो बेसिकली आपका एड्स, एचआईवी या हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें कहते हैं कि अगर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आ रहे हैं वो, तो आपको अलग से बेसिकली प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, जैसे सीडीसी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू सीडीसी उसने क्या रूल्स बताएँगे, आप जो है यूजुअली फुल फेस मास्क यूज़ करेंगे और सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स बताए हुए हैं उन्होंने, ठीक है? बूट्स पहनने हैं, ग्लविंग डबल करनी है, ठीक है ना? पर्सनल थेटर्स होने चाहिए बेसिकली एसेंशियल पर्सनल होने चाहिए थेटर्स में, ठीक है? और इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है? मिनिमल ऑपरेटिव टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, आपने ब्लीडिंग कम करनी है, ठीक है? अच्छा फिर अगर किसी को कंटामिनेशन हो जाए, ठीक है? जैसे हमने कहा था कि नीडल स्टिक इंजरी से कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? जो इंजर्ड वुंड था या इंजर्ड पार्ट था उसको आपने क्या करना है बहुत ज़्यादा वाटर से उसको आपने वॉश करना है, ठीक है? फिर वही अगर किसी को ये हो गया है तो आप उसको क्या दे दें पोस्ट एक्सपोज़र एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दे दें। अच्छा फिर इसमें आपको बताया है कि प्री ऑपरेटिव बेसिकली बताया मैंने कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं सर्जिकल इन्फेक्शन। कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए प्री हॉस्पिटल स्टे कर लें, प्री ऑपरेटिव हॉस्पिटल स्टे कर लें तो ये आपके मर्सा का और एमआरसीएनएस बेसिकली आपके पास कोगुलेस नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई रेजिस्टेंस और अदर एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके चांसेस आपके पास कम कर सकता है, ठीक है? अच्छा फिर हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ का बताया है कि ये क्या करें अपने हैंड वॉशिंग ज़्यादा बढ़ाएँ, ठीक है? लेकिन कहते हैं कि हैंड वॉशिंग से भी क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिटाइल जैसे ऑर्गेनिज्म क्या है नहीं डिस्ट्रॉय होते, तो वो फिर क्या करवा सकते हैं अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो उसमें ये लोग सूडोमोनास कोलाइटिस करा सकते हैं, ठीक है? फिर कहते हैं कि आपके हॉस्पिटल क्लीन होना चाहिए, वही HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के चांसेस इन्हीं चीज़ों से बढ़ते हैं, ठीक है? अगर कोई स्टाफ है जिसके पास इन्फेक्टिव लीजन है, ठीक है? वो ओपन है, ठीक है? तो उसको अलाउ ही नहीं करना आपने थिएटर में। फिर स्क्रबिंग एंड स्किन प्रिपरेशन है। स्किन प्रिपरेशन में आपके पास क्या है कि अगर आपने सिंगल एप्लीकेशन कर दी बेसिकली सिंगल अल्कोहल बेस्ड एंटीसेप्टिक अप्लाई कर दिया आपने तो वो आपके पास मोर देन 95% बैक्टीरियल बेसिकली मोर देन 95% चांसेस कम कर देगा बैक्टीरिया के होने के, ठीक है? अच्छा फिर ऐसा भी नहीं है कि अब आपने देखा कि भई अल्कोहल से तो बहुत ज़्यादा ट्रीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की अमाउंट कम हो रही है तो हम क्या करें न भर-भर के अल्कोहल लगा लें, तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अल्कोहल लगा लिया तो वो भी क्या करेगा कि जो डायथर्मी जब आप यूज़ करते हैं, ठीक है बेसिकली वो क्या कर देगा उसके साथ अगर लगे तो इग्नाइट कर सकता है और पेशेंट को बर्न हो सकता है, ठीक है? अच्छा फिर आपको जो है प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक का बताया हुआ है कि इन्हें कहा जाता है कि जब आपने क्लीन सर्जरी की है जिसमें मतलब आपने प्रोस्थेसिस नहीं लगाए तो आप उसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं करते एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देना। फिर आप प्रोफिलैक्सिस तब दे सकते हैं जब आप एनेस्थीसिया दे रहे हो तब आप सिंगल शॉट दे सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा लंबा है और एक्सेसिव ब्लड लॉस है तो आप इसको तब भी रिपीट कर सकते हैं जिनके हार्ट फेल या प्रोस्थेसिस कुछ लगाए आपने, ठीक है? तो उसको बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए जैसे डेंटल अगर कोई प्रोसीजर करवा रहे हैं उसमें तब आप दे सकते हैं, ठीक है? अच्छा फिर पोस्ट ऑपरेटिव का क्या है कि इसमें कहते हैं मोस्टली आपके पास जिससे हमने पढ़ा था कि एंडोजिनस होते हैं ना आपके पास सोर्स इन्फेक्शन की लेकिन ज़्यादा एक्सोजिनस भी हो सकते हैं तो इसमें वही है कि आपने क्लीनलीनेस बेसिकली रखनी है मेंटेन रखनी है, ठीक है? तो वही सारा इसमें आपके पास दोबारा बताया हुआ है, ठीक है? आप कहते हैं कि आजकल जो पेशेंट जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं ना सर्जरी के बाद, ठीक है? इसलिए जो है फिर अब ज़्यादातर हमने बात की थी कि ज़्यादातर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन आपके पास क्या होते हैं मोर देन 75% पोस्ट ऑप ही होते हैं ना क्योंकि उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो जो सब्क्यूटिव वुंड इन्फेक्शन होते हैं क्योंकि वो 7 टू 10 डेज़ लेते हैं ना डेवलप होने में, इसलिए ये आपको पोस्ट ऑप पता चलते हैं।
तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा वो हो जाए ना, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो, उसमें आपको सिस्टेमिक साइंस भी आ रहे हो, ठीक है, सेलाइटिस हो, बैक्टीरियमिया हो, तो इन सब के लिए आपने क्या करना होता है, एंटीबायोटिक यूज़ करनी होती है, ठीक है। अब चोइस डिपेंड करती है कि भाई कल्चर आपके पास क्या आया है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास शुरू में आपको नहीं पता कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आप इसमें क्या दे सकते हैं, एम्पेरिकल थेरेपी भी दे सकते हैं। देन लेटर ऑन जब आपको ऑर्गेनिज्म पता चल जाए, तो आप उसके अगेंस्ट की एंटीबायोटिक देंगे। फिर वही बताया हुआ है कि जब आपका वुंड क्लीन होता है तो हम प्राइमरी करते हैं, लेकिन अगर आपके पास वुंड ग्रेनुलेट कर रहा है, ठीक है, या जो है कंटामिनेटेड है, तो उसमें आप डिले प्राइमरी हीलिंग या सेकेंडरी क्लोजर करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली होल पैराग्राफ के मेन चंक्स हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या है, एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या हो सकती है, दो अप्रोच आप कर सकते हैं, या तो आप नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, या फिर आप क्या देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। नैरो आप कब देंगे, जब आपको पता हो कि इन्फेक्शन किस चीज से हुआ हुआ है, ठीक है, जैसे मर्सा वगैरह है, तो यूजुअली इसमें आप मर्सा में आप क्या दे रहे होते हो, वेंको दे रहे होते हो, राइट, या फिर टीकोप्लेनिन, या लेकिन इसमें आप फ्लू ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं देते, सही। इसी तरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप कब देंगे, जब आपको लगे कि भाई बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हैं, तो इसलिए आप क्या कर देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे देंगे। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे पेनिसिलिन है, फ्लोजासिलिन वगैरह, ये सब, ठीक है। पेनिसिलिन की अगर बात की जाए, तो ये ज्यादा इफेक्टिव किसके अगेंस्ट है, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। फ्लोजासिलिन की बात की जाए, तो ये किसके अगेंस्ट ज्यादा अच्छी है, पेनिसिलिनेस प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई। अच्छा, फिर आपके पास बताया एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन और कोमोक्सिक्लेव। कोमोक्सिक्लेव आप कब कहते हैं, जब आपके पास क्लोवानिक एसिड प्लस क्या हो, आपकी एमोक्सिसिलिन हो, तो इन दोनों को मिला के आप क्या देंगे, कोमोक्सिक्लेव। ये सब किसके अगेंस्ट होते हैं, इंटेरोकोकाई, ई फिकालिस और ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई, लेकिन क्लेब्सिella के अगेंस्ट तो ये नहीं है, ठीक है। इसलिए मतलब अगर इनको अकेले अकेले बात की जाए, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, जब इनका कॉम्बो मिलाते हैं, जब आप बेसिकली कोमोक्सिक्लेव बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके पास बीटा लैक्टिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट होता है ना ये, इसलिए फिर ये किन किन को ट्रीट कर सकते हैं, उन स्ट्रेन को जो रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे एस ऑरियस को भी, ई कोलाई को, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोट्स और क्लेब्सिella के अगेंस्ट इनका कॉम्बो यूज हो सकता है, अकेले अकेले यूज नहीं होंगे, ठीक है। और कॉम्बो भी क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्लोवानिक एसिड के पास कोई एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती नहीं है, लेकिन इसके पास ये एबिलिटी है कि ये बीटा लैक्टम को इनएक्टिवेट कर दे, सही, बीटा लैक्टमेसिस को बेसिकली। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, पिप्रासिन और टिकारसिलिन। अच्छा, इनको आप क्या कहते हैं, यूरिडोपेनिसिलिन, ठीक है। इनके पास क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी होंगे और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी होंगे, ठीक है। और इवन एनएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी है ये, ठीक है। ये ताजोबैक्टीरियम को आप बेसिकली पिप्रासिलिन के साथ यूज करते हैं, ठीक है, और क्लोवानिक एसिड को आप टिकारसिलिन के साथ। अच्छा, इनको आप किस किस कब कब यूज करते हैं, जब किसी बंदे को क्या हो, सेप्टिसीमिया हो, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो, सही, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, ठीक है। बेसिकली जब जब सूडोमोनास इन्फेक्शन होगा तब तब। देन आपके पास आते हैं सेफ्लोस्पोरिन्स। सेफ्लोस्पोरिन्स का क्या है, ये आपके पास जो बीटा लैक्टमेज ससेप्टिबल सेफ्लोस्पोरिन है, ठीक है, ज्यादा उनको हम यूज करते हैं, जैसे सेफ्लोटेक्सीम है आपके पास, सेफ्यूरोक्सीम है, ठीक है, सेफ्टेजिटीम है, सही। सेफ्लोस्पोरिन की हमने पढ़ी हुई है ना, बहुत सारी जनरेशन में। तो इनमें जो आपके पास सेफ्यूरोक्सीम और सिफोक्टेक्सीम है, ये आपके पास क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, ठीक है, या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए, जो आपके पास बेसिकली एसोरियस करवाता है, ठीक है। सेफ्टेजिटीम जो है आपके पास, जो थर्ड वाली है, उसका कहते हैं कि ये आपके पास किसके अगेंस्ट है, स्टेप ऑरियस और सुडोमोनास एरोजिनोसा के अगेंस्ट, ठीक है। और इन सेफ्लोस्पोरिन्स को हम किनके साथ मिला सकते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ, ठीक है, अगर आपको एनएरोबिस के लिए देनी है, क्योंकि ये अभी हमने ऊपर बात की, ये क्या थे, ग्राम नेगेटिव थे ना, इसलिए। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, जैसे आपके पास जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, ठीक है, ये किनके अगेंस्ट है, ग्राम नेगेटिव इंटेरोबैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। जेंटामाइसिन का कहते हैं ऑल्सो ये सूडोमोनास वगैरह के अगेंस्ट भी एक्टिव है। अच्छा, ये जितनी भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, इनको आप एनारोब्स और स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। एनारोब्स और स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट ये इनइफेक्टिव है, सही। अमाइनोग्लाइकोसाइड के हम एडवर्स इफेक्ट कुछ पढ़ के आ चुके हैं, जैसे ऑटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाते हैं, सही। फिर आपके पास आती है वेंकोमाइसिन और टीकोप्लेनिन, ठीक है। वेंकोमाइसिन का भी हमने पढ़ा था, ये किसके अगेंस्ट है, मोस्टली मर्सा के अगेंस्ट यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्सो ये सी रेपिसाइड के अगेंस्ट भी यूज होते हैं, जो आपके पास सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराते हैं। देन आपके पास आती है पेनिस, जैसे आपके पास क्या है, कार्बापेनिम। कार्बापेनिम में मीरोपेनम है, इर्तापेनिम है और इमिपेनिम है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे काम करती है, ये भी आपके पास वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इवन आपके पास ये एनएरोबिक कवर भी देती है आपको, ये सही है। देन आपके पास आती है मीट्रोनाइडाजोल। मीट्रोनाइडाजोल को कहा जाता है कि जितनी भी मीटाजोल है, उनमें सबसे कॉमन जो हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है, मीट्रो
नाइडाजोल, ठीक है। मीट्रोनाइडाजोल को आप कैसे कैसे दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, रेक्टली दे सकते हैं और इंट्रावीनस भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। मीट्रोनाइडाजोल का कहा जाता है कि ये आपके पास किस किस के अगेंस्ट इफेक्टिव है, एनारोबिक कोकाई के अगेंस्ट, एनारोबिक कोकाई, ठीक है। फिर बैक्टीरियोट्स हैं और क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन को भी ये ट्रीट कर सकता है, ठीक है। मीट्रोनाइडाजोल को आप प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज कर सकते हैं फॉर किसके लिए, एब्डोमिनल कोलोरेक्टल एंड पेल्विक सर्जरी, ठीक है। एब्डोमिनल कोलोरेक्टल एंड पेल्विक सर्जरी में यूज कर सकते हैं और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल सूडोमोनास बेसिकली सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में भी। तो एक सूडोमेम्ब्रेनस के लिए ये आ गई, ठीक है, मीट्रोनाइडाजोल। और एक ऊपर हमने किसको पढ़ा था, वेंको को पढ़ा था कि वो भी आपके पास सी डिफिसाइल ट्रीट करती है, ठीक है। फिर आपके पास सिप्रोफ्लोक्सासिन है। सिप्रोफ्लोक्सासिन का कहा जाता है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये क्विनोलोन ग्रुप का पार्ट है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी ये पॉजिटिव के अगेंस्ट भी होगी और नेगेटिव के अगेंस्ट भी होगी, और खास कर किसके अगेंस्ट होती है आपके पास, सूडोमोनास इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर हमारा यहीं तक था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।